हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th की जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे, कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है आप लोगों का, लिखते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, कॉपी कलम निकाल करके नोट कर लीजिएगा पूरा और ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये रही आपकी पहली फार्मूला, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लो। ठीक है, दूसरा देखिए, इसी को हम लोग भाज्य को ए कहते थे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाजक हो गई बी और भागफल हो गया क्यू और शेषफल हो गया आर। ठीक है, चलिए दूसरी फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरी फार्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लेते पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो बराबर होती है HCF ऑफ ए बी का इंटू LCM ऑफ ए बी का। यानी कि ए बी का HCF निकालिए, ए बी का LCM निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस दोनों के ए बी के HCF और ए बी के LCM को मल्टीप्लाई करने से ए और बी के मल्टीप्लाई करने पर जो आएगी दोनों बराबर आएगी। ठीक है, तो दूसरी फार्मूला आप लोगों की यह है। ठीक है, तीसरा देखिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा आप लोगों को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तीसरी देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू, ये होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब चौथा फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखवा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को यूज़ होगी। ठीक है, इस फार्मूला पे तो 1 नंबर का कहीं क्वेश्चन भी आ जाए, 2 नंबर का, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, बट क्वेश्चन बनाते समय आप लोगों को 5 नंबर वाला या 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते वक्त इसका आप लोग को यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल होता है ना। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा शून्यक होता है ना, अल्फा बीटा शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलिए उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मालूम है आप लोगों को? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को बता देते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब पता है, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाली है 2-3 महीने के बाद, अगले फरवरी के एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड की। ठीक है, तो फरवरी में वही एग्ज़ाम होगी तो आप लोगों को बता देंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग ये सब जानते होंगे। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे मैं फार्मूला पूरी आप लोगों को रिवाइज करा देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी मिले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। ठीक है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप लिखिए, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। ये वही त्रिहाक हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया, ये दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल। त्रिघात में तीन शून्यक होती है ना, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो। उसके बाद एक और होती है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी बाई ए। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होती है सी बाई ए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस फॉर्म पूरा फार्मूला को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए पूरी तरह से। अब हम लोग आते हैं कि जैसे a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 रहे, तो इसका हल क्या होता है? इसका हल होता है संगत हल होता है, संगत और संपाती भी कहते हैं, अनेक हल होता है। ऐसे केस में अनेक हल होता है। ठीक है, a1 बटा a1 a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे तो संगत, संपाती और अनेक हल होता है। और a1 बाई a2 बराबर नहीं रहे अगर b1 बाई b2 के, और बराबर रहे c1 बाई c2 के, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी होती है। ये भी संगत और इसमें प्रतिच्छेदी होती है, अद्वितीय हल होता है इसका। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को ऐसे दिया रहे a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो इस केस में क्या होती है? असंगत हल होती है, असंगत। और समानांतर जो ग्राफ खींचते हैं ना, समानांतर होती है दोनों समीकरण के, समानांतर, और कोई हल नहीं होता है क्योंकि एक पॉइंट पे काटती ही नहीं समानांतर रेखा है, तो हल कैसी होगी, है ना। चलिए उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा विवेचक क्या होता है। विवेचक को डी कहते हैं हम लोग, है ना। डी बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारे टर्म से आप लोग अवगत हो गए। चलिए एक होता है आयत का क्षेत्रफल, मालूम है आप लोग को? आयत का क्षेत्रफल क्या होती है? लंबाई गुने चौड़ाई। सारे फार्मूला की आप लोग को 10th में ज़रूरत पड़ने वाली है, पड़ गई होगी आप लोग, मतलब सारे फार्मूला का यूज़ कर चुके होंगे अगर परीक्षा देने वाले हो तो। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है? 1/2, बोलिए साथ साथ, आधार और गुने ऊंचाई। ठीक है, जैसे दूरी बराबर आपको मालूम है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, जैसे सर्वांतर एपी में हम रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सर्वांतर क्या होती है? सर्वांतर को डी कहते हैं ना, दूसरी पद माइनस पहली पद, तो ये हो गई हम लोग का सर्वांतर। ठीक है, चलिए टीएन का फॉर्मूला मालूम है? टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और एसएन सम मालूम है आप लोगों को? एन टर्म्स का सम अगर हम लोग कैसे करते हैं किस फॉर्मूला से? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए और एक फार्मूला होता है सम का, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से इस सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाइएगा तो बहुत मैथमेटिक्स में आधा मतलब 10-15 नंबर का तो कम से कम आप लोगों को फार्मूला में ही, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ठीक। समकोण त्रिभुज में एक होती है रिलेशन कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जैसे दूरी सूत्र आप लोगों को मालूम है? दूरी सूत्र ये भी लिखवा देता हूँ। दूरी सूत्र होती है अंडर रूट, मतलब 2 पॉइंट कहीं आप लोगों को दिया रहे,
इसको x1 y1 और x2 y2, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं पूरा पढ़ाऊँ तो आप लोग बोल दीजिएगा, पढ़ा देंगे। ठीक है, दूरी सूत्र ये हो गई। अंतर विभाजन सूत्र होगा, जैसे अगर इसी दो पॉइंट को अगर कोई पॉइंट x, y m n रेशियो में डिवाइड कर दे अंदर से, तो इसको हम लोग अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। इस पे आप लोगों को एक क्वेश्चन पक्का पूछने वाला था। x बराबर हो जाती है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, सॉरी हम लोग को रटा रटाया इसलिए इसको m और n m1 m2 लिख देते। ठीक है, चलिए m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे y, इस कोऑर्डिनेट को अब हम क्या लिखेंगे, y बराबर होती है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए ध्यान से देख करके। अब आप लोग मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य विभाजन सूत्र, मध्य विभाजन सूत्र में x इज इक्वल टू हो जाती है x1 प्लस x2 बाई 2 और y हो जाती है y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य विभाजन सूत्र करने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी x1 y1 और x2 y2, ये जो m और m2 ले रहे थे, m1 बराबर हो जाएगा m2 के, इसको मान लेते हैं m के और काट पीट के आप लोग ये फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अंत में मध्य विभाजन सूत्र हो गया। अच्छा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होती है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, ये त्रिभुज हो गई, उसके केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस पे भी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत पूछी जाती है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये भी और ये भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी 1/2 इंटू यहाँ पे x1 ले लीजिए और y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 और 1 2 3। ठीक है, 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 और 1 2 3। ठीक है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोगों को याद हो जाएगी। चलिए, उसके बाद हम लोग मूल बिंदु से दूरी देखते हैं। मूल बिंदु मतलब जहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होती है, ऐसे इससे किसी भी बिंदु की दूरी, जैसे x, y हो गए, तो इस दोनों के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाती है √x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y स्क्वायर। ठीक है, चलिए, जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी कि विकर्णों का गुणनफल इंटू 1/2। तो ये आप लोगों को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। चलो, अब हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे देने वाले। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिगो के कुछ फार्मूला आप लोग देख लो। मालूम है आप लोगों को ना, साइन थीटा बेसिक फार्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होती है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होती है। वहीं पे साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम लिखना चाहे जैसे टेन थीटा क्या होती है बोलिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगी, कॉट थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब।
ठीक है। जैसे अब cos थीटा, तो cos थीटा क्या होती है? cos थीटा होती है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos थीटा का उल्टा क्या होती है? sec थीटा, तो sec थीटा हो जाएगी कर्ण बटा आधार। ठीक है, चलिए और फॉर्मूला होती है ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगी? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इसमें 3 ही याद रखना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ये तो उसका उल्टा है, याद ही हो जाएगा। बस याद रखिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होती है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होती है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा इन्वर्स होती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के बराबर हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के बराबर हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो 1 बाई कोसेक थीटा, देख लीजिए। और यहाँ से कोसेक थीटा निकालना चाहे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगी 1 बाई, यह मल्टीप्लाई में है साइन थीटा, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों को कुछ फॉर्मूला। जैसे अब अगर हम देखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो वो भी एक होती है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये भी होती है एक। तो यहाँ से टेन थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा निकाले तो 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, चलिए तो जैसे cos थीटा इंटू सेक थीटा भी एक होती है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cos थीटा निकाले तो 1 बाई सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा निकाले तो 1 बाई cos थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है, जैसे और भी कुछ फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ध्यान से नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा निकाले तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गई। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना इजी है, चलिए आप लोग याद रखिएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी एक होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होगी? बोलिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान से याद कर लेना है एग्जाम से पहले। अब हम लोग देखें साइन, और एक और फार्मूला होती है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होती है कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होती है साइन थीटा। ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अब हम कुछ मान जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है वो आप लोग को बताने वाले। देखें, अनुपात इधर लिख देते हैं, अनुपात, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो इसको हम अगले पेज में बताते हैं आप लोगों को, ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ पे वैल्यू इसका लिखेंगे हम
यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू मालूम है आप लोगों को, साइन 0 ऐसे चलेंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 13 के 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 डिग्री के √3/2 और साइन 90 की क्या होती है 1। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो साइन कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 0 का उल्टा क्या होगा, 0 के 0/1 लिख सकते हैं, 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगी इन्फिनिटी। तो कोसेक को आप फिल कर लीजिएगा और याद रखिएगा ऐसे ही 30 है 1/2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2। ठीक है, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3, 1 का क्या होगी 1, 1/1 क्या होती है, इसका उल्टा भी करेंगे तो 1/1 होगा, इसलिए 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग कॉस थीटा के चलते, तो कॉस थीटा हो जाएगी 1, यहाँ से ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं √3/2, इसको यहीं पे रहने दीजिए और इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, हो गया, कितना इजी है। चलिए अब हम लोग सेक थीटा टेन थीटा पहले देख लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगी, सेक 0 1 होती है और सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है और सेक 45√2 होती है और सेक 60 डिग्री होती है 2 और सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी होती है। ठीक है, चलिए टेन थीटा का देखिए, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, यहाँ पे ये लिख दीजिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दीजिए और इसको 10 90 इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसका उल्टा देख लीजिए, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, √3 और यहाँ पे 1 1/√3 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए और कुछ फार्मूला आप लोग को और ध्यान रखने से, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला भी ध्यान रखना है। जैसे चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगी आप लोगों को 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री से। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगी πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होती है थीटा अपॉन 360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ से दोनों से r² कॉमन ले सकते हैं आप लोग, r² कॉमन ले जाएगा तो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है, चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या हो जाएगी, बोलिए, दीर्घ वृत्तखंड, ये वृत्तखंड होती है, वृत्तखंड ये होती है ना, और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गई। दीर्घ वृत्त पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त से क्षेत्रफल से मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगी। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगी, बोलिए आप लोग, πr² पूरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसको घटा दीजिए r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। सही है, देख लीजिए ध्यान से, माइनस r² है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश मालूम है आप लोगों ने, ये वृत्त है तो इसका 1 पार्ट चतुर्थांश हो गई। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगले पेज में हम लोग लिखते हैं, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, जैसे हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखने वाले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होती है, πr² अपॉन 4, पूरा वृत्त का πr², चतुर्थांश का होगा 1/4, फोर्थ पार्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का व्यास क्या होती है, वृत्त की व्यास, तो ये होती है 2r, d बराबर 2r। और जैसे वृत्त की परिधि आप लोगों को मालूम है, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल
ये होती है पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, वलय का क्षेत्रफल क्या होती है? वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग पढ़े होइएगा ये सब। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल हो गया। जैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखे तो क्या होगा? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू वन साइड, एक भुजा। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, घन में आते हैं, घन घनाभ में, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ 6, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, इजी। चलिए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या हो जाती है? ऊपर वाला छोड़ करके और नीचे वाला छोड़ के जो साइड में है ना, इस सब का देखिए, जैसे घन ऐसी होती है, तो वक्र पृष्ठ के लिए ये वाला और ये वाला ऊपर का छोड़ करके और नीचे वाला छोड़ करके, तो 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगी? घन का आयतन, घन का आयतन होती है आप लोगों को भुजा का क्यों होती है भुजा का क्यों? देखिए ये घन है, तो हम जानते हैं कि घन के अगर एक नीचे वाला हिस्सा को देखें तो ये कौन सी हिस्सा है? ये वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होती है? ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? एच कितनी है? ए है। तो किसी भी आधार के क्षेत्रफल से, आधार के क्षेत्रफल से अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो आयतन आ जाती है। तो हाइट, आधार के क्षेत्रफल ए स्क्वायर और हाइट हो गई ए, तो एक क्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बेलन का भी निकालेंगे। ठीक है, तो हो गया ये भुजा का क्यू, घन का आयतन। ठीक है, चलिए घन का विकर्ण बताइए, घन का विकर्ण, ये घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाती है √3 इंटू एक भुजा। ठीक है, चलिए जैसे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगी आप लोगों को 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, घनाभ का आयतन बोलिए, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। देख लीजिए ये घनाभ होती है, ये घनाभ होती है, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलिए, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल आयताकार है, तो L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, और गुने ऊंचाई कितनी है? h, तो h से गुना कर दे, आयतन आ गया। ठीक है, तो घनाभ का ये आयतन हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, 28 मिनट का हो गया वीडियो, लंबा ना हो जाए, जल्दी जल्दी करते। ठीक, चलिए तो हम लोग कहाँ थे? घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन के बाद घनाभ का विकर्ण लिख देते हैं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होती है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण में बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगी आप लोग को 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? बेलन की वक्र पृष्ठीय 2 पाई r इंटू आर प्लस एच।
ठीक है, सॉरी ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गई बेलन की 2πr इंटू 2πr सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच होगी। देखिए ये बेलन होती है, ऐसे अगर बेलन होगी तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, बोलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर उड़ा दीजिए, पाई आर स्क्वायर उड़ा दीजिए, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पृष्ठ जो है इसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला वृत्त को छोड़ करके नीचे वाला क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त की ऊपर और नीचे का एरिया भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगी 2πr इंटू आर प्लस एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू एच, ठीक है। चलिए अब